होगा 127। इसमें क्या है, इसमें है कि पेयर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड 10 मीटर अपार्ट, यानी दो चार्जेस है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है और उनके दरमियान आपको फोर्स मिला है 100 न्यूटन। करवा रहे हैं कि फोर्स क्या होगा अगर हम इस डिस्टेंस को 10 के बजाय इसको 5 कर दें। तो 10 से 5 तक का मतलब है कि आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और आप जानते हैं, अच्छा जनाब, फोर्स 100 न्यूटन है और डिस्टेंस 10 मीटर है। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस हाफ कर दिया तो न्यू फोर्स एफ डैश क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अगर हम इसके साथ हाफ लगा दें तो ये दरअसल हाफ जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के साथ स्क्वायर की जगह 1/4 आएगा और जब आर स्क्वायर 4 टाइप कम हुआ तो फोर्स 4 टाइप बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम 4F। 4 multiplied by 100, the answer is 400 and hence the correct option is option C। ठीक है, 128 for you। 128 क्या है? According to Coulomb's analysis, force between point charges will be directly proportional to R, गलत है। Inversely proportional to Q1 and Q2, गलत है। And directly to Coulombic constant F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। जिस मीडियम का कोलम्बिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें फोर्स भी ज्यादा होगा। तो द बेस्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन सी। हमारे लिए है 129, क्या है? which particle among the following causes minimum charge? तो जनाब प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -1 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन है। So the minimum charge available in this option is डाउन क्वार्क। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 130 प्लीज। A test charge is moved parallel to uniform electric field। उम्मीद है आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान होता है। अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरा प्लेट नेगेटिव हो तो इसके दरमियान जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म फील्ड समझा जाता है। इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिमेन सेम फ्रॉम टेल टू हेड। टेल से हेड तक गैप बिटवीन लाइन सेम है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फरमा क्या रहे हैं? फरमा रहे हैं कि अगर टेस्ट चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल जाए, मतलब ये है कि अगर यहाँ से टेस्ट चार्ज में इसके पैरेलल मीन नीचे लेके आऊं तो वी आर कमिंग क्लोज टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है लो पोटेंशियल। क्या कहलाता है? और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है हाई पोटेंशियल। तो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल टू फील्ड चार्ज को मूव कर रहे हैं तो हम लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और लो पोटेंशियल की तरफ जाना मीन के पोटेंशियल डिक्रीजेस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 130। तो पोटेंशियल डिक्रीज इज करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Why? Because we are approaching the low potential of test charge. Low potential of test charge is negative plate. Positive plate 131. 131 क्या फरमाता है? Inside uniform electric field between two plates of opposite charges, potential and strength क्या होगा? इसी फील्ड का क्वेश्चन है। तो बताओ इस मुबारक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके मुताबिक पोटेंशियल क्या होगा और इंटेंसिटी क्या होगी? तो याद रखना टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ से मिली है और इस मुबारक इंटेंसिटी का फार्मूला है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है ना? अब चेक करो जनाब, प्लेट्स पर डेंसिटी आपने जो भी ली हो वो कांस्टेंट रहती है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी हर जगह क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। इट मीन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, नीचे आएंगे तो पोटेंशियल। इट मीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल वेरिएबल है। तो वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें ई के लिए कांस्टेंट लिखा हो और वी के लिए वेरिएबल लिखा हो। तो एक मिनट पहले तरतीब
ऑर्डर मैटर्स हियर स्टूडेंट्स। इन्होंने पहले जिक्र किसका किया है? कहा गया है कि फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स अपोजिट पोटेंशियल एंड फील्ड। तो पहला लफ्ज वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा लफ्ज कांस्टेंट, क्योंकि पहला जिक्र पोटेंशियल का है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी सही है। मैंने आपको रीजन दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारे लिए क्वेश्चन नंबर है 132 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 132 क्या फरमाता है? कन्वेंशनल करंट इन अ कनेक्टेड कंडक्टर इज द फ्लो ऑफ। आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर में जब आप वोल्टेज कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज के कनेक्ट करने से वहां पर दो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पेयर ऑफ चार्जेस, और पॉजिटिव भी आ जाते हैं और इस कंडक्टर में वोल्टेज एप्लीकेशन से नेगेटिव भी आ जाते हैं। अब अगर आप ये कंसिडर करो कि नेगेटिव कंडक्टर में रेस्ट कर रहे हैं, स्टैटिक है, और पॉजिटिव जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको क्या नाम दिया है? तो कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ कंडक्टर। ये फर्जी और थ्योरेटिकल करंट था, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव रेस्ट में है, तो दैट इज कॉल्ड रियल करंट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कन्वेंशनल करंट का है तो द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है? ए है। हमारा अगला क्वेश्चन है 133, सॉल्विंग 133 फॉर यू। फरमा क्या रहे हैं? इस डायग्राम में आपको एक सर्कुलर करंट का स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। उम्मीद है आपको ये लॉजिक पता होगा। इट इज अ सॉलिनॉइड, और सॉलिनॉइड से जब करंट पास होता है, जब सॉलिनॉइड से करंट पास होता है तो सॉलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, यानी इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इट बिहेव लाइक अ, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जनाब आला इन्होंने कहा है कि अगर इससे हम करंट पास कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बना है, ये वाला, तो याद रखें मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट से बाहर दो कहानियां होती है। मैग्नेट के अंदर लाइंस जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हैं, और मैग्नेट से बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये सॉलिनॉइड बिहेव लाइक मैग्नेट, और फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो मैग्नेट के अंदर कर रहे हैं, मैग्नेट के अंदर कर रहे हैं। तो जहां से लाइन जा रहे हैं दैट मस्ट बिहेव लाइक साउथ, और जिस तरफ लाइन आ रहे हैं दैट मस्ट बिहेव लाइक नॉर्थ। तो कहा गया है कि इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड ऑफ द सॉलिनॉइड है ये किस पोल का काम करेगा? इट बिहेव लाइक साउथ पोल। करेक्ट ऑप्शन क्या है? साउथ। टेल पर साउथ होता है और हेड पर नॉर्थ होता है, लेकिन ये इनसाइड मैग्नेटिक सैंपल या इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर की दुनिया में जो जहाँ हेड होते हैं वहाँ साउथ होता है, और जहाँ नॉर्थ होता है वहाँ टेल होते हैं। समझ आ रही है? हैरान मत क्यों हो रहे हो? उसमें हैरानी की क्या बात है? आपकी आंखें खुल रही है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये है मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करो। क्लास 10 में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया था बार मैग्नेट से। अगर आप लाइंस को देखोगे तो बाहर लाइंस ऐसे बनते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऐसे बनते हैं। तो देखो बाहर टेल जो है वो नॉर्थ पर है और हेड जो है वो साउथ पर है, लेकिन ये तो क्लोज लाइन होते हैं, तो ये अंदर इस तरह बनते हैं, ऐसे ऐसे क्लोज लाइन बनते हैं। तो एक्सटर्नली टेल जो है वो साउथ पर होते हैं, इंटरनली हेड नॉर्थ पर होते हैं और टेल साउथ पर होते हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, और इसके अंदर है तो इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं 134 क्या फरमाता है? इसमें है कि अगर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट at a distance from a point the intensity is E from a single source charge। तो अगर हम ये डिस्टेंस क्या कर दे, अब डबल कर दे, तो वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? सीधी सी बात है कि ये एक सिंगल चार्ज है, इससे किसी फासले पर यहाँ आपको इंटेंसिटी मिल रही है। अगर हम इस चार्ज से ये डिस्टेंस डबल कर दे तो इस मुकाम पे इंटेंसिटी क्या होगी? इट इज द केस व्हेन यू हैव टू यूज द इक्वेशन E is equal to KQ divided by R square। K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, लिहाजा R स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अगर आपने इसके साथ 2 लगाया तो 2 का स्क्वायर क्या लगाएगा? तो इसके साथ 4 आ जाएगा, एंड हिंस इंटेंसिटी विल बी E by 4। ये E by 4 हो जाएगा, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एज यू सेड। हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 135। आई एम एक्सप्लोरिंग 135 फॉर यू। व्हाट इज द करंट इन द गिवन सर्किट? तो ये वहां सॉल्व नहीं होता। क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूं?
अच्छा जनाब, हमारा अगला क्वेश्चन है 136, शायद यही है 135, सॉरी 135 क्या फरमाता है, आप सुने तो सही। एक छोटा सा सर्किट दिया है, कहा कि इस सर्किट में करंट बताइएगा। एक रेजिस्टेंस ये है 10 ओहम, दूसरा रेजिस्टेंस ये है 10 ओहम। इनको पैरेलली कनेक्ट किया है एक वोल्टेज से 100 वोल्ट से, और फरमा रहे हैं कि इस मुबारक सर्किट में करंट क्या होगा। अब आप जानते हैं कि सर करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, लेकिन V भी टोटल पुट करोगे, वोल्टेज भी कौन सा पुट करोगे, टोटल, और रेजिस्टेंस भी आपको क्या पुट करना होगा, टोटल पुट करना होगा। लेकिन टोटल वोल्टेज तो 100 ही है। अब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा, और रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2। लिहाजा टोटल रेजिस्टेंस R आएगा 1/10 प्लस 1/10। इससे आता है 1/R2/10 आता है। तो R इज इक्वल टू 10/2, इट मीन क्या हो जाएगा 5। सो यू हैव टू पुट 100 वोल्ट का वोल्टेज है, 5 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो 20 एम्पेयर इस सर्किट में सर्कुलेट हो रहा है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए होगा। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 136 फॉर यू। 136 पे बात कर रहा हूँ। 136, अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टिविटी रो। अच्छा क्वेश्चन है, कहा है कि ये एक कंडक्टिंग पीस है। लेट मी कंसीडर इट इज अ कंडक्टिंग पीस, सही। इस कंडक्टिंग पीस का रेजिस्टिविटी रो है और रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टिविटी रो। फिर आपने इसको दो बराबर टुकड़ों में काट दिया, तो ये जो एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप कहोगे सर रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर। और चाहे इस प्लास्टिक के बने मार्कर को मैं 10 टुकड़े करूं या 2 टुकड़े करूं, ये प्लास्टिक मेड है और प्लास्टिक मेड रहेगा। जिस मटेरियल से बना है उसी का रहेगा। टुकड़े टुकड़े करने से नेचर चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी विल स्टिल रिमेन रेजिस्टिविटी रो, क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर आपने कंडक्टिंग पीस का लेंथ हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तो इस एक पीस का रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें रेजिस्टेंस हाफ हुआ है और रेजिस्टिविटी वही है। तो जनाब ऑप्शन देखें प्लीज। करेक्ट ऑप्शन है R/2 एंड रो। रेजिस्टेंस R/2 हुआ और रो रहा, तो ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 137। लेट मी शेयर 137 टू यू। आपसे फरमा रहा है 137, द पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम is 20 volts. What will be the power dissipated? So power is equal to V square by R का इक्वेशन जानते हो, और 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 means 400 divided by 10. The answer is 40 watts. Power dissipated in the given resistance is 40 watts. 138. 40 वाट कहाँ पे मौजूद है, डी में मौजूद है। हमारा अगला क्वेश्चन है 138. Introducing dielectric between the plates of capacitor will increase. किस चीज को इंक्रीज करेगा, तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D। वेरी गुड। अगर मैं एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, मैं परमिटिविटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, खुला के नेक बंदो, परमिटिविटी लिखूंगा। अब अगर कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान एयर है, तो फिर कैपेसिटेंस बनेगा A/D और परमिटिविटी की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन। लेकिन अगर आपने इसके प्लेट के दरमियान क्या रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, तो कैपेसिटेंस बन जाएगा A/D और एप्सिलॉन। अब A/D और A/D तो फिक्स है, वही कैपेसिटर है, वही प्लेट है, वही गैप है, सब कुछ वही है। लेकिन एयर के लिए परमिटिविटी कम है तो कैपेसिटेंस भी कम होगा, और डाइइलेक्ट्रिक के लिए परमिटिविटी ज्यादा है तो कैपेसिटेंस भी। इसका मतलब है कि इफ वी प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अच्छा सुने, यहाँ पर पहले में है E और दूसरे में है V। डाइइलेक्ट्रिक के रखने से ये दोनों डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा करे कि विच फैक्टर विल डिक्रीज व्हेन वी प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, तो इंटेंसिटी पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाता है, जो ओरिजिनल फील्ड के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कम करता है, कैंसिल करता है, बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सो अगर क्वेश्चन चेंज हुआ
कि if we place a dielectric between the plates, which factor decreases? So both intensity and potential decreases, but capacitance increases. अच्छा, इस वक्त इंक्रीज कहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, आप सही फरमा रहे हो। 139 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 139 क्या कहता है सुन लेते हैं। दो कैपेसिटर्स हैं और फिजिकल स्टेट सेम है, यानी एरिया सेम, केप बिटवीन प्लेट सेम, वगैरह वगैरह, फिजिकल स्टेट शेप वगैरह सब कुछ सेम है। एक में एयर है और एक में डाई इलेक्ट्रिक है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि कैपेसिटेंस इन एयर विल बी लेस देन कैपेसिटेंस इन द डाई इलेक्ट्रिक या इन मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन ए एंड डी इक्वल गलत, ए ग्रेटर और भी गलत। करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 140 फॉर यू। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेस्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ शाबाशी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जनाब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? फिलहाल किस तरफ? बात जो रहने दो, लाइन मैंने बना दी है, मुझे डायरेक्शन बताओ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है? राइट है जनाब। जनरल ओपन क्वेश्चन कर लो। आप कहें सर इस वक्त इंटेंसिटी या फील्ड का डायरेक्शन क्या है? राइट। जरा इसमें इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज रिलीज करो, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, टेल की तरफ या हेड की तरफ? इस हेड पर आपको कौन से चार्ज मिलते हैं और टेल पर आपको कौन से चार्ज मिलते हैं? तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, लिहाजा इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? So electric field intensity of uniform electric field is always anti-parallel या opposite to the motion of electron, and hence the correct option of the question is option C है। आज C का टेबल है। अच्छा, ये C ठीक है। 141। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज ऑफ 2 कूलम बाय 0.5 वोल्ट का वोल्टेज, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस? कर सकते हो ना? तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज कितना है प्लीज? 2, एंड ये क्या है 0.5। तो 2 बाय 0.5 से क्या आता है? 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2, तो इट इज 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ठीक है। ए ठीक नहीं है, क्यों? अच्छा, इसमें 4 आएगा, लेकिन 4 के साथ क्या होगा? फेराड होगा। क्या होगा शाबाशी? फेराड है। क्यों? क्योंकि चार्ज के साथ क्या है खुदा के नेक बंदो? कूलम है। और वोल्टेज के साथ क्या है प्लीज? वोल्ट। तो अगर सारे यूनिट स्टैंडर्ड है तो ऑब्टेन्ड यूनिट भी क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये 4 फेराड है और ऑप्शन ए के फरेब में आपके लिए क्या लिखा है? 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड मीन कि ये वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 फेराड। तो इसमें और इसमें फर्क है जनाब। करेक्ट ऑप्शन क्या है? नॉन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं 142। हम 142 पे बात करने वाले हैं। जी जनाब, एनी प्रॉब्लम? समझ गए हो? कौन कौन से खुशकिस्मत गलत हो गए हैं प्लीज हाथ उठाएं। अच्छा जी जी, हाँ सही है, आप बोलिए शाबाश। ए आता है ना? नहीं आता, यानी डी आता है, क्योंकि ए में वैल्यू 4 ठीक है, बट यूनिट माइक्रो में लिखा है, जबकि यूनिट फेराड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइक्रो फेराड में और फेराड में फर्क है। 4 फेराड और 4 माइक्रो फेराड में जमीन आसमान का फर्क है। 4 फेराड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है और 4 माइक्रो फेराड सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी परसेंट में आ सकता है। तो दोनों में फर्क है जनाब। यूनिट मैटर्स। अच्छा, ये 4 माइक्रो फेराड कब होता? बताओ भाई का शाबाश। 4 माइक्रो फेराड तब होता जब एक क्वेश्चन इस तरह होता कि a capacitor can store 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। कितना माइक्रोकूलम? अगर कैपेसिटर 2 कूलम के बजाय 2 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करे और पोटेंशियल 0.5 हो तो फिर 4 माइक्रोफेराड आएगा। जब चार्ज कूलम में गिवन है तो फिर कैपेसिटेंस भी फेराड में आएगा, माइक्रो में नहीं आएगा। समझ आ गई है आपको? आगे बढ़ते हैं प्लीज। हमारा है क्वेश्चन नंबर 142 फॉर यू। फरमा क्या रहे हैं? When current in conductor is doubled of its voltage, what will be the resistance of the conductor? तो खुदा के नेक बंदो, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V बाय I। एक ना पार्टिसिपेट करो प्लीज। V बाय I है, तो V की जगह V। अब करंट को कहा है कि ये वोल्टेज के डबल है, तो मैं करंट की जगह 2V लिख सकता हूँ।
स्टेटमेंट में है कि करंट वैल्यू इज डबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज 10 है तो करंट 20 है, वोल्टेज 20 है तो करंट 40 है, यानी करंट इज डबल ऑफ वोल्टेज है। तो पुट करो शाबाशी, V और V cancel and the answer is 0.5 ohm and the correct option is number B of D है, D और D किस तरह बोलते हो? एक B सही, मैं खुद देख लूंगा। खैर है 142 है तो ऑप्शन बी सही है जनाब। 143 पे बात करूंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अक्रॉस कॉपर कंडक्टर द वोल्टेज इज इंक्रीज अप टू 4V, द चेंज इन करंट विल बी। मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूँ, प्लीज आपने कोऑपरेट करना है। मोहतरमो ये है एक कॉपर से बना हुआ चमकता दमकता कंडक्टर, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, कॉपर से बना है। फरमाया गया है कि टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। प्लीज हेल्प मी, इधर देखो, कोऑपरेट करें प्लीज। कॉपर से बना हुआ कंडक्टर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। डू यू नो, जब कंडक्टर का जिक्र आ जाए और ये कहते हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। व्हेन दे से दैट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल इज कांस्टेंट, इट मींस दैट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको हमने वोल्टेज दिया था V, तो इसमें करंट था I, हमने इसका वोल्टेज कर दिया 4V, तो बताओ कि करंट में जो चेंज होगा वो क्या होगा? शाबाश, 4I होगा। आप कहें सर जब टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कहोगे सर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी, और जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट और वोल्टेज के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? और डायरेक्ट मीन जो वोल्टेज पे गुजरेगी वो करंट पे जरूर गुजरेगी। तो अगर वोल्टेज 4 टाइम हो गया तो करंट भी कितने टाइम हो जाएगा? तो करंट मस्ट बिकम 4I। बट मुझसे नहीं कहा कि व्हाट इज द करंट, मुझसे कहा व्हाट इज द चेंज इन करंट। तो 4I से I सब्ट्रैक्ट करो एंड चेंज इन करंट विल बी 3I। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन है कम याद खाना 3 है। 3 ऑप्शन ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। 144 एक्सप्लोर हो रहा है। When we increase temperature of conductor, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा? शाबाश, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? आप कहोगे सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मानते हो ना, कंडक्टर के लिए मेटल कंडक्टर कह दो तो बस मेटल ही है, सभी कंडक्टर नहीं कहा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस का हर रिलेशन रेजिस्टेंस के उल्टा होगा। तो जनाब अगर कंडक्टेंस आएगा तो इट विल बी इनवर्सली टू टेम्परेचर। लिहाजा अगर आप इस टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज, तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। 144 में करेक्ट ऑप्शन है बी। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 145। ऐसा कोई है जिसका अभी तक सारे क्वेश्चन ठीक है? सच बताओ शाबाश। फिजिक्स के पोर्शन में अभी तक इसके सारे क्वेश्चन ठीक है, एक गलत है तो शाबाश। और कोई जिसके सारे ठीक है? सूर्य गलत है, एक गलत है, अच्छा बाकी, अच्छा जिसकी 3 गलत है, वेरी गुड। ऐसा कोई स्पेशल स्टूडेंट है जिसके सारे गलत है? ऐसा कोई है? नहीं है, स्पेशल आप में कोई नहीं है। अच्छा 145 पे बात करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इज 50 वेबर। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी? तो पहले आपको ये जहन में रखना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है। समझ आ गई है? मतलब ये है कि फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल बी को बोलते हैं। अब हमें बी मालूम, फ्लक्स डेंसिटी मीन वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी। फ्लक्स के फार्मूले में जहां एंगल मेंशन ना हो, यू हैव टू कंसीडर द एंगल इज 0 डिग्री, द एंगल इज 0 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बी ए cos of theta, but there is no orientation given
सो cos के साथ जब cos वाला फार्मूला हो तो एंगल मस्ट बी कंसिडर्ड 0. व्हाट इज द लॉजिक? शाबाश. लॉजिक ये है कि मैं x लिख दूं और इसके साथ 2 हो. कैन आई इग्नोर इट? क्या मैं इस 2x को x लिख सकता हूं? क्या मैं सिर्फ ऐसा बोल सकता हूं कि x? नहीं, आपका आंसर 2 का बोलना लिखना वाजिब है. अगर मैं कहूं 3x, कहे सर लिखोगे भी और बोलोगे भी, आप 3 के बगैर अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर ये हो 1x, क्या हो शाबाश 1x, तो अगर मैं इस 1 को इग्नोर करूं और मैं आपसे कहूं कि x है और 1 ना लिखूं, कर सकता हूं. यानी जहां 1 आ रहा हो तो वहां हम इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं. आपने मेरी बात नहीं सुनी. जहां 1 आ रहा हो तो वहां हम इंफॉर्मेशन को इग्नोर. अब देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो cos ऑफ 0 से क्या आएगा 1. तो अगर cos थीटा से कोई और वैल्यू आएगी जो 1 नहीं होगी तो उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देना जरूरी है. लेकिन अगर cos थीटा से 1 आ रहा हो तो 1 को इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग में आप इग्नोर कर सकते हो. That's why it is a rule wherever you have to find any type of physical quantity having cos theta or sin theta in the equation, तो वहां अगर एंगल और ओरिएंटेशन के इंफॉर्मेशन ना हो तो समझ जाना cos या sin से क्या आ रहा है 1, क्योंकि 1 के इंफॉर्मेशन हम इग्नोर कर सकते हैं, उसका जिक्र ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. So that's why I will prefer कि the angle is 0 because cos of theta is, इसलिए नहीं जिक्र किया. फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है? शाबाश. फरमाया गया है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ज्योमेट्री 50 है. अगर ये 50 है और B हमसे मांग रहे हैं और एरिया किसका है? सर्कल का. और सर्कल का एरिया जानते हो ना 4 पाई r स्क्वायर होता है, जानते हो ना? ये स्क्वायर का एरिया है. सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर. अच्छा जनाब, रेडियस 1 मीटर क्या है? तो 50 इज इक्वल टू b पाई और 1 का स्क्वायर दफा करें. तो जनाब पाई इधर ले आओ तो फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय पाई एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज, कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश. इसमें करेक्ट ऑप्शन है 50 बाय पाई मींस b. ठीक है. 146 फॉर यू, आपके लिए डिस्कस हो रहा है 146. When current in straight wire is increased by 100%, the strength of magnetic field will be. तो क्या होगा? आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हो तो इससे जब करंट पास होता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग लाइन डेवलप करता है. सही है. फरमाया ये गया है कि अगर हम इसको 100% बढ़ा दें तो 100% बढ़ाने का मतलब है कि ये मोहतरम क्या हो गया? डबल हो गया. तो आपने एम्पेयर फार्मूला पढ़ा है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r. अब बाकी इंफॉर्मेशन को स्किप करो क्योंकि सिर्फ करंट को चेंज किया गया है. इट मीन दैट ऑल द अदर पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट. जब नहीं जिक्र किया तो इट मीन बाकी सेम है. तो अगर आप इस करंट को 100% इंक्रीज कर दो तो इट मीन कि आपने करंट के साथ क्या लगा दिया, और जो राइट पे लगेगा वो लेफ्ट पे जरूर लगेगा. इक्वेशन है ना, जो राइट पे आएगा वो लेफ्ट पे भी आएगा. लिहाजा व्हेन करंट बिकम डबल द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बिकम डबल. ये भी 100% बढ़ जाएगा, वो भी 100% बढ़ा, ये भी बढ़ जाएगा. तो 2B इज द करेक्ट आंसर. और चेक करते हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करता है. ऑप्शन सी में मौजूद है. हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 147. 147 आपके नाम हो रहा है. If the force between Q1 and Q2 is 10 Newton, सही है. In vacuum, what will be the force between them when the dielectric constant is 2? सीधी सी बात है. फोर्स इन एयर आपको दिया है 10 न्यूटन है. हाँ 10 न्यूटन. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. तो बताओ मीडियम में फोर्स क्या होगा? तो मीडियम में फोर्स का फार्मूला है एयर डिवाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और एयर फोर्स 10 न्यूटन डिवाइड बाय 2, इट मीन उस डाई इलेक्ट्रिक में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 5 न्यूटन. एंड करेक्ट ऑप्शन है 148. 148 क्या है? सामने डायग्राम दिया है, इसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड कर सकते हो. आप कहोगे सर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. सो वी हैव टू प्रोवाइड दिस. R स्क्वायर इधर ले आओ तो R स्क्वायर F बाय K इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है. 149. A charge of 2 coulomb is moved anti-parallel to an electric field of 10 Newton per coulomb for 5 meters. What will be the potential difference?
चलो बताओ शाबाश, आपने कौन सा इक्वेशन यूज किया है? फरमाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैं डेटा भूल गया हूँ, फिर से देखना है, 149 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, सही है। मोहतरम चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहे हो, पोजीशन में जो चेंज है, द चेंज इन पोजीशन इज 5 मीटर। कितना मीटर? तो बताओ कि इस चेंज इन पोजीशन के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस क्वेश्चन को याद करना है तो इस तरह सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को समझना है तो फिर इसका डायग्राम सुन लो, समझ लो, देख लो। क्वेश्चन बना है इस लॉजिक से कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू 10 है, चलो सही है। फिर कहा कि इसके अंदर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है, ये वो चार्ज है क्यू या क्यू नॉट। हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल ले गए एक और मुकाम पर, लेकिन हम इसको जहां से जहां ले गए वो फासला क्या है? 5 मीटर। तो देखो ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस r1 होता है, फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस r2 होता है। तो जो आप कवर करवाते हो दैट इज डेल्टा r, जो कवर करवाते हो दैट इज, तो इट मीन ये 5 मीटर डेल्टा r है, ये क्यू नॉट 2 है और इस फील्ड की इंटेंसिटी है। तो बताओ इस इनिशियल मुकाम और इस फाइनल मुकाम के दरमियान जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, वो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होगा? ये आपने एक क्वेश्चन समझा, बिना डायग्राम के पुट करता तो आप इसे याद करते। मैंने आपको समझाया कि डेटा कहां से किस लॉजिक से उठाया है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, क्योंकि इंटेंसिटी की एक वैल्यू मीन इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसमें हम एक टेस्ट चार्ज को 5 मीटर तक मूव करें, यानी उसके पोजीशन में 5 मीटर का चेंज ले आए, तो दोनों पोजीशन के दरमियान जो पोटेंशियल में फर्क होगा वो फर्क आपने बताना है। तो वी हैव टू प्रोवाइड डेल्टा वी। अब आपने पढ़ा है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, याद है, और वो है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू ई। मेरी बात जानते हो ना, समझ आ गई है? लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर, और ई की वैल्यू क्या है मुसलमानों? 10 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 50 वोल्ट। एक मिनट में ऑप्शन देख लो प्लीज, यो मंजिल को बोल रहा 149 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 50 वोल्ट। अच्छा, मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, डेटा भी लिखा, आप यकीन करें मैंने आपके सीनियर्स को बहुत स्टूडेंट्स को देखा है इस तरह के क्वेश्चन में वो ये सोचते रहते हैं कि ये 2 कूलम कहाँ पुट करें। समझ आ गई है? आप यकीन करें कि 2 कूलम को इस्तेमाल करने की गरज से सोचते रहते हैं और उनका माइंड सही रास्ता पिक नहीं करता। डेटा अवेलेबल में हर चीज काबिल इस्तेमाल नहीं होती। समझ आ गई है? सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है। अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ी ने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका मास 10 kg है, बताओ उस पर कितना फोर्स लग रहा है? तो आप F यूज करोगे या ये सोचते रहोगे कि भाई फोर्स का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें M भी हो, A भी हो और S भी हो? समझ आ गई है? तो दिस डिस्टेंस इज ओनली कंफ्यूजिंग फैक्टर, और ये आपको आपके मेन टारगेट से फोकस हटाने के लिए है। तो यहाँ ये 2 कूलम हो या 10 कूलम हो। अच्छा बताओ शाबाश, इसमें इतने मजे का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया है, बताओ ये चार्ज पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? तो सर पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड से वाबस्ता है। इस मुकाम सुने, इस मुकाम और इस मुकाम में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स मौजूद है, यानी यहाँ एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जो फर्ज करो 1000 वोल्ट का है, और यहाँ एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जो 950 वोल्ट का है। तो चाहे आप इन 2 लोकेशन में चार्ज मूव करो या ना करो, 1 कूलम मूव करो या 100 कूलम मूव करो, लेकिन ये 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है जो ऑलरेडी उस फील्ड में मौजूद है। तो ये चार्ज की वैल्यू पे इसलिए डिपेंड नहीं करता कि हम चार्ज मूव ना भी करें, तो इन 2 लोकेशंस में पोटेंशियल डिफरेंस ये 50 वोल्ट रहेगा। तो समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं जनाब। 150 वी आर सॉल्विंग 150। 150 क्या फरमाता है? वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, क्या है अली वालो शाह भाई? वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला ऑप्शन ठीक है ना? 150 इसका 150 का इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक नहीं है? ठीक है बिल्कुल, लेकिन वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और इसे फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। तो वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी भी है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी है और फोर्स पर यूनिट चार्ज भी है। Hence the correct option is all of these. Answer is all of these and option is option D. 151 for you dear students. फरमा क्या रहे हैं? Infinite sheet of uniformly charged distribution का है, develops 100 Newton per coulomb at a point 50 meter away. What will be the strength at 100 meter? ये infinite sheet of charge है, infinite sheet of charge है। इससे 50 मीटर के फासले पर इंटेंसिटी जो है वो E है, तो इससे 100 मीटर के फासले पर इंटेंसिटी यहाँ क्या होगी? तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम शीट पे डिपेंड नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन छोटा सा रीजन क्या है कि इट इज E डिवाइड बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसमें कोई डिस्टेंस नजर आ रहा है? डेंसिटी भी शीट की फिक्स है, 2 भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। इट मीन करीब लाओगे टेस्ट चार्ज को या दूर लेके जाओगे, सब जगह पर इंटेंसिटी क्या लगेगी? सेम इंटेंसिटी एक्टिव होगी। लिहाजा करेक्ट आंसर अगर 50 मीटर पर E है तो 100 मीटर पर भी क्या होगा? E होगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। हमारा अगला क्वेश्चन है मुसलमानों, 151 में करेक्ट ऑप्शन क्या था? 100 ही है। सेम रहेगी, मैंने E कहा लेकिन इन्होंने E नहीं दिया, क्या दिया? इधर भी 100 है तो इधर भी क्या होगी? 100 एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 152 फॉर यू। फरमा रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 0.5 कूलम। देखो मेरी बात का सबूत आपको मिला। मैंने कहा यहाँ चार्ज को मूव करो या ना करो, लेकिन एवरी अपर एंड लोअर position will get some potential difference. There must exist some potential difference. तो चार्ज मूव करो ना करो इस पर डिपेंड नहीं करता। अब इस क्वेश्चन का आइडिया देखें। ये फरमा रहे हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है चार्जेस का, एक नेगेटिव प्लेट है चार्जेस का। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मुबारक वैल्यू क्या है? 152 ग्रेडियंट दिया है। मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 152 फरमा रहे हैं कि हमारे पास है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सुने, ये क्वेश्चन, इसके लफ्ज अच्छे हैं, क्वेश्चन के अल्फाज अच्छे हैं जनाब। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के दरमियान सेपरेशन 0.5 मीटर है। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो बता दे प्लीज। 0.5 मीटर इनके दरमियान सेपरेशन है और मैंने सेंटीमीटर है, अच्छा है 0.5 सेंटीमीटर, तो इट इज 0.005 मीटर। एग्री? 0.005 मीटर मक्के हो रही। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस फील्ड में आप क्या मालूम करो? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मालूम करो। तो आपको ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का आंसर मिलेगा 2400। द आंसर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज 2400। अब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या है आपने बताना है। बताओ शाबाश, अभी उधर भी जिक्र किया। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दरअसल इंटेंसिटी का दूसरा नाम है। इधर देखो, इत्तेफाक की बात है, यहाँ है वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी भी है, लेकिन इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? इट इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और इसके साथ फोर्स पर यूनिट चार्ज भी है। तो कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इतना है, लेकिन आप समझोगे कि सर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल तो इंटेंसिटी है, इट मीन कि इंटेंसिटी इतनी है। तो जनाब आपको ये इंटेंसिटी दी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.5 या 0.005 ये क्या है? डेल्टा आर है। क्या कोई चार्ज दिया है? क्यों? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ चार्ज पे डिपेंड। आप चाहे एक चार्ज को मूव करो ना करो, चार्ज कम हो ज्यादा हो, लेकिन अलग अलग लेवल में पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट है। समझ आ गई है? तो वहाँ चार्ज के मूव करने या ना करने से वो पोटेंशियल डिफरेंस में कमी बेशी वो ऑलरेडी इस फील्ड के मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये मीडियम पोटेंशियल है, ये क्वार्टर पोटेंशियल है। मेरी बात समझ गए हैं? क्वार्टर पोटेंशियल, मीडियम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड लो। तो हर दो लेवल के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स मौजूद है,
वहां चार्ज मूव करो ना करो इस पर डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। अब मुझसे कहा कि इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में फर्क क्या होगा। तो डेल्टा वी मांग रहे हैं, तो आप कहें सर डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू ई, कहोगे या नहीं? फिर कहोगे कि सर ई की जगह इन्होंने दिया है डेल्टा वी मांग रहे हैं, तो ये ई डेल्टा आर हो जाएगा, एंड डेल्टा वी ई की जगह 2400 है और ये 0.005 है। इसको सॉल्व करें मुसलमानों, आपको आंसर मिलेगा 1 2 3, तो 2 zeros with 2 zeros, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 10 एंड द आंसर इज 12। द आंसर इज 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? करेक्ट ऑप्शन ए है। 153 ऑन बोर्ड। फरमा क्या रहे हैं? 153 में है कि न्यूज कंसिडर करें और नॉर्थ की तरफ करंट का फ्लो ले लें। ये लो मैं न्यूज ले रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा इमेजिन करे कि कोई करंट है जो नॉर्थ की तरफ है, चलो सही है। फिर कहा ऐसा इमेजिन करे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है और करंट नॉर्थ की तरफ है। बताओ कि डिफ्लेक्शन या फोर्स किस तरफ होगा। मैं स्टेटमेंट एक बार रीड करना चाहता हूँ। 153 है, न्यूज कंसिडर करें करंट इन कंडक्टर इज नॉर्थवर्ड, हाँ ठीक है। बताओ डिफ्लेक्शन या फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो राइट हैंड रूल है, ये क्या है? राइट हैंड है। रूल क्या है? ये तो राइट हैंड है ना। रूल क्या है? रूल ये है कि अपना ये फिंगर करंट के डायरेक्शन में पकड़ोगे, ये मिड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दोगे और तब जिस तरफ आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या बेंडिंग या डिफ्लेक्शन। तो चलो मेरा फोर फिंगर ये वाला करंट के नाम हो गया, समझ आती है? मेरा फोर फिंगर किसकी तरफ है? करंट की तरफ। बोले ना प्लीज, किस तरफ है? करंट की तरफ। मेरा मिड फिंगर किसकी तरफ चला गया? मैग्नेटिक फील्ड। तब किस तरफ आ रहा है? इनवर्ड, यानी इट विल बी द डिफ्लेक्शन या फोर्स विल बी इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड है। अब ये तो व्हाइट बोर्ड है, मेरे लिए तो इनवर्ड है। जब आप ये पेज सामने रखोगे तो आपके लिए ये आपका ये फिंगर करंट ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो इनटू द पेज क्या रहा है? मेरे लिए इनटू द बोर्ड है और आपके लिए इनटू द पेज होगा। लेकिन ना ये नॉर्थ है, ना साउथ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, तो अच्छा खासा नॉन मौजूद होगा, वो सिलेक्ट कर लेना। समझ आ गई है? एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है जनाब 154 प्लीज। 154 है, अगर R1 R2 दोनों R के बराबर हो और वो जी जनाब करंट मेंशन ना हो, मतलब हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं सर, अच्छा बोल रहा है। इधर देखो, ऊपर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा हूँ जनाब, मैंने आपका क्वेश्चन गेन किया, कुछ अधूरा रह गया तो मैं उधर आ जाऊंगा पूछ जाऊंगा, ठीक है? सुन लो जनाब, जब तक स्टेटमेंट में ये ना कहे इलेक्ट्रॉनिक करंट, जब तक ये ना कहे रियल करंट, तब तक सिर्फ करंट भी कन्वेंशनल करंट होगा। मेरी बात समझ गए हैं? ये थ्योरी का रूल है। कन्वेंशनल करंट चेक करो, इसका दूसरा नाम है थ्योरेटिकल करंट। आप चेक करो, बहुत से नोट्स में, बुक्स में लोगों ने कन्वेंशनल नहीं लिखा, हमेशा बोला है करंट करंट करंट। लेकिन सर्किट चेक करो, सर्कुलेशन में डायरेक्शन द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का लिया होता है। हर जगह मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट कहा गया है। तो अगर रियल करंट होगा, रियल करंट कहा हो या इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, तो ये बात याद रखना, ना लेफ्ट रूल ना राइट रूल। ये बिल्कुल गलत करते हैं वो स्टूडेंट जो अपने लिए सोच करके रूल बेस्ड इस्तेमाल कर, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर रूल बेस्ड इस्तेमाल कर। ये गलत कर रहे हो, अपने साथ जाति कर रहे हो, कितना बर्डन अपने सर पे उठा रहे हो कितने से मसले के लिए। बहुत सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन है कि सर कभी कन्वेंशनल करंट आता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक, तो हम आंसर कैसे डिसाइड करेंगे? सारे रूल्स कन्वेंशनल करंट के लिए बने हैं और सारे कन्वेंशनल करंट के रूल्स रियल करंट पे अप्लाई करो, सिर्फ जवाब को उल्टा कर लेना। जवाब को क्या कर लेना? अगर कन्वेंशनल करंट के लिए आ रहा है इनटू द पेज, तो आप यही अप्लाई कर लेना, रूल यही ले लेना, हर चीज अप्लाई कर लेना। लेकिन स्टेटमेंट में हो कि तो रियल करंट है तो इनटू द पेज के बजाय आउट ऑफ द पेज ले लेना। तो नेगेटिव के लिए, रियल करंट के लिए अलग अलग रूल याद करने की कोई जरूरत है? कन्वेंशनल करंट के सारे रूल्स अप्लाई करो। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव चार्ज हो तो रूल का जवाब आखिर में उल्टा कर लेना। ईस्ट आता हो तो वेस्ट लेना, वेस्ट आता हो तो ईस्ट लेना। समझ आ गई है? यहाँ पर करंट है तो आई हैव टू सपोज कि द करंट इज कन्वेंशनल, तो मैं रूल का जवाब उल्टा नहीं कर रहा। तब खाना अगर इस क्वेश्चन में कहा होता
कि अ रियल करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कहा हो। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। तो मैं बिल्कुल यही रूल अप्लाई करता, लेफ्ट और राइट दोनों कन्वेंशन के लिए है। लेफ्ट रूल अप्लाई कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। लेफ्ट रूल ये है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि अब ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का हो गया और ये वाला फिंगर करंट का हो गया। अब देखो यही डायरेक्शन आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये लो मैग्नेटिक फील्ड, और बिग फिंगर करंट की तरफ, तो ये लो करंट की तरफ। सब किधर आ रहा है? इनटू द बोर्ड। तो लेफ्ट रूल हो या राइट रूल हो, सब कन्वेंशन के लिए बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आप इस रूल के जवाब को उल्टा करोगे। तो अगर मैं स्टेटमेंट में कहूँ इट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो मैं इनटू द पेज के बजाय आउट ऑफ द पेज ले लूंगा, बात खत्म। लेकिन रूल वही अप्लाई करो। समझ आ गई है? आगे बढ़ सकता हूँ? इजाजत है जनाब? अच्छा आगे बढ़े। 154 प्लीज। R1 R2 R के बराबर है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be। तो ये याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन दो ही तो फार्मूले हैं कि पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2 और सीरीज में R1 + R2 + R3। इन दो फार्मूलों पर सोचना कि सिलेबस में है या नहीं है, एक बार पढ़ लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई हर्ज नहीं है। तो पैरेलल में है तो 1/R = R dash 1/R + 1/R, लिहाजा 1/R dash is 2/R, यानी R dash is equal to R/2, यानी 0.5R। The parallel combination resistance will be 0.5R and it is option C। अच्छा, इसके कम्प्लेक्स क्वेश्चन बिल्कुल मत देखे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है इसके साथ 8 साल से इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इसके सिर्फ सिंपल फार्मूले याद रखें, बाकी इतना इशू नहीं है। 155 फॉर यू स्टूडेंट्स। ये फरमाता है कि दो एल्यूमिनियम के बने कंडक्टर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या कहा? सॉरी डिफरेंट है, आई एम रियली सॉरी। फरमा रहे हैं कि एल्यूमिनियम से बने हुए दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर नंबर 1 और एक कंडक्टर नंबर 2। इन दोनों का लेंथ सेम है, इन दोनों का एरिया डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? दे विल पास। अच्छा, एरिया डिफरेंट है, बस सिंपल है, एरिया डिफरेंट है। बताओ कि इनमें कौन सी चीज दे विल पास? ये लो ऑप्शन दवाई। सेम रेजिस्टेंस, आप कहें सर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया, तो अगर एरिया डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, ऑप्शन ए हराम हो गया। अच्छा, बी की तरफ जाते हैं। बी कहता है सेम कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली है और कंडक्टेंस एरिया के साथ डायरेक्टली है। अब डायरेक्ट या इनवर्स को एरिया बढ़ेगा तो अपने साथ कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, ये भी हराम है। सेम रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहिए दोनों भी डिफरेंट हो जाए, ऊपर नेचर सेम है, एल्यूमिनियम है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 156 फॉर यू स्टूडेंट्स। फरमा रहे हैं वी हैव टू कंडक्टर्स, एक रेजिस्टेंस R1 का डबल ऑफ R2 है और वोल्टेज 1 का 2 के डबल है। V रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो करंट क्या होगा? सीधी सी बात है, मैं कहूंगा I1 / I2। आप कहें सर कोई भी करंट हो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, लेकिन I1 में V1 और R1 और I2 में V2 और R2। साथ में प्लीज V1/R1 रेशियो को मल्टीप्लाई बना दे, तो ये R2/V2 बन जाएगा। अब जो डेटा गिवन है पुट करो सारे से। कहा गया है कि V1 इज डबल ऑफ V2, लिखा है या नहीं लिखा? तो V1 की जगह 2 टाइम्स V2 लिख रहा हूं, 2 टाइम्स V2, और R2 की जगह R2 डिवाइड बाय R1 इज डबल ऑफ R2 लिखा है, तो R1 की जगह डबल ऑफ R2 लिख रहा हूं और V2 की जगह V2, तो V2/V2 और 2/2 R2/R2, तो क्या आ गया? 1। इट मीन I1/I2 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू I2 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है मुसलमानों? ऑप्शन ए ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 157 फॉर यू स्टूडेंट्स। ये फरमा रहा है दो कंडक्टर है, लेंथ भी सेम, मटेरियल भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, सिर्फ टेम्परेचर में फर्क है। यानी एक मुबारक कंडक्टर का टेम्परेचर T1 100 केल्विन है, दूसरे का टेम्परेचर 200 केल्विन है। तो बताओ इनके रेजिस्टेंस कैसे रिलेट होंगे? सीधी सी बात है। क्या T2, सुने प्लीज, T2 कितना है, T1 कितना है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि T2 T1 के डबल है? क्या लिख सकता हूं? T2 इज डबल ऑफ T1, 200 इज डबल ऑफ 100, तो T2 T1 के
डबल है। अब बताओ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट या इनवर्स है? और डायरेक्ट में हर चीज सिमिलर रिप्लेस होती है। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से T2 की जगह क्या आएगा? R2, 2 की जगह 2 और T1 की जगह R1। So if T2 is double of T1, then R2 will be double of R1। क्यों? क्योंकि R और T का कौन सा रिलेशन है? अगर इनवर्स होता तो 2 की जगह 1 लिखते और 1 की जगह 2 लिखते, अगर इनवर्स होता तो। लेकिन कंडक्टर की लिए डायरेक्ट है तो T2 की जगह R2 और T1 की जगह R1 आएगा। सो मुसलमानों, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे करेक्ट ऑप्शन आप बताओगे? सी है, सी ऑप्शन ठीक है। 158 हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ए कंडक्टर इज मेड हाफ, सही है, और लेंथ को 4 टाइम किया तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? सुनते हैं जनाब इसको। रेडियस R है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, क्या है सबसे? आप इसको देखो, ये आसान तरीका है, आप कैलकुलेशन से बचाओगे, हेल्प करें प्लीज। तो रेडियस R है, रेडियस R है, रेडियस R है इनिशियली, और लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R। अभी कहते हैं कि लेंथ को 4L कर दो, तो बताओ रेजिस्टेंस और लेंथ का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो जो इससे गुजरी वो इससे भी गुजरेगी, लिहाजा ये क्या बन जाएगा प्लीज? ये 4R हो जाएगा। आप समझ गए हैं। लेकिन आप कहें सर रेडियस को इन्होंने हाफ कर दिया है, क्या कर दिया? हाफ कर दिया है ना, R/2। अच्छा ये बताओ कि इसका इसके साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है और स्क्वायर के साथ है। किसके साथ है? स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि इसके रिलेशन में क्या है मुसलमानों? स्क्वायर है। रेजिस्टेंस का रेडियस के रिलेशन में स्क्वायर है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अच्छा स्क्वायर है, तो जब आप R के नीचे 2 लगाओगे तो स्क्वायर इसको क्या बना देगा? इट मीन के R स्क्वायर के नीचे क्या लगेगा? 4। खबर हो रही है खाना, R स्क्वायर के नीचे क्या लग गया? 4 लग गया। फिर से बोलते हैं, R स्क्वायर के नीचे क्या लगा? तो R स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो गया। ऐसे बोलो ना, क्यों चुप हो गए हो? R स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो गया, और R स्क्वायर का R के साथ कौन सा रिलेशन है? इट मीन कि ये जितने टाइम R स्क्वायर कम होगा उतने टाइम R ज्यादा। तो इसका मतलब है कि रेडियस को हाफ करने से R स्क्वायर 4 टाइम कम हुआ। तो अगर R स्क्वायर 4 टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम, तो जब 4R दोबारा 4 टाइम ज्यादा होगा तो इट विल बिकम 16R। मेरी बात समझ गए हैं? एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज 16R। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए में। अच्छा 158 में आप कह रहे हो ए ठीक है। अच्छा हमारा अगला क्वेश्चन है 159 स्टूडेंट्स। 159 सॉरी, फरमा क्या रहे हैं? करंट 2 एम्पियर इन स्टेट कंडक्टर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 मीटर फ्रॉम कंडक्टर ए। सो आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। फरमा रहे हैं कि म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट करंट 2 एम्पियर है और 2 पाई अपनी जगह पर। जी जी, एनी प्रॉब्लम? गुड। अच्छा कितने डिस्टेंस पे रह रहे हैं? 2 मीटर, तो 2 2 कैंसिल एंड द रिजल्ट इज म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, कभी ऑप्शन दिखाना लो, बी ऑप्शन ठीक है। 160 फॉर यू। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंस है 10 ओहम, 20 ओहम एंड 30 ओहम। एक 10 ओहम है, एक 20 ओहम है और एक 30 ओहम है, और ये किस हालत में कनेक्ट है? सीरीज में। तो उनके पावर क्या होंगे? आप कहोगे सर सीरीज में पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर, यानी जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली है। सीरीज में पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली है, तो इट मीन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। अब बताओ क्या ऐसा ठीक है कि R1, साथ देना प्लीज, R1 इज लेस देन R2 एंड R2 इज लेस देन R3, और कौन सा रिलेशन है? और डायरेक्ट में जैसा R वैसा पावर। इट मीन कि अगर R1 R2 से कम, R2 R3 से कम, तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से हम कहेंगे P1 विल बी लेस देन P2 एंड P2 विल बी लेस देन P3। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ठीक है। समझ आ गई है? 161 स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। A bulb of resistance 100 ohm, सही था, connected across 10 volt source, what will be the power dissipated? So power is equal to V square divided by R। लिहाजा ये है 10 square by 100 and 100 by 100 mean 1 watt।
1 वाट का बल्ब होगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड दैट इज 162। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो आई थिंक आप सब जानते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।